वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप और आज हम लोग देखेंगे इसमें साइंस का इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन और बहुत शॉर्ट वीडियो में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस आप करें क्योंकि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में STET 2024 है और साइंस बैकग्राउंड है तो जरूर इन सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा अगर आप सोशल साइंस से भी हैं तो सोशल साइंस का भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। अगस्त में आपका BPSC फेज 3 की जो वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे भी आपको अभी से ही लगा रहना होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपने देखा भी होगा पिछले एग्जामिनेशन में कि कट ऑफ हाई जा रहा है। तो आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो बिल्कुल बेस लेवल से बहुत जोरदार होना चाहिए, बहुत मजबूती के साथ होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को करने के लिए आप पहले से ही जरूर प्रैक्टिस सेट करें। आज के इस क्वेश्चन में हम लोग साइंस के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि दूध इनमें से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध में इनमें से B1, B2, C या B12। तो इसका आंसर होगा दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन C नहीं पाया जाता है। लेकिन विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12 जो है ये दूध में अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इनमें से निम्न प्राकृतिक घटनाओं पर विचार कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा है क्योंकि ये मिलान वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने के लिए आपको देखना होगा। यहाँ पे निम्न में से सभी निम्न प्राकृतिक घटनाओं पर विचार कीजिए। पार्थिव उष्णता का मतलब कहते हैं पार्शियली हॉट होना, गर्म होना, पार्शियली हॉट होना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। ये चार घटना का जिक्र कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पार्थिव उष्णता, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। इनमें से कौन सी घटना के चलते मरीचिका उत्पन्न होता है? मरीचिका कहाँ उत्पन्न होता है? मरुस्थल में। जैसे आपको लगेगा जब डिजर्ट में चलेंगे तो लगेगा कि काफ़ी नज़दीक जो चीज़ दिखाई देगा उसे आपको चलने में, जब आप डिस्टेंस तय करेंगे तो काफ़ी समय लग जाता है। तो एक जो भ्रम की जो स्थिति होती है ये किस कारण से होती है? तो ये इसका कारण दो ही होगा, एक पार्थिव उष्णता और प्रकाश का परावर्तन। देखते होंगे कि एकदम बिल्कुल गर्मी के जब दिनों में आप जब डिजर्ट में देखेंगे तो आप एकदम बिल्कुल वो पार्थिव उष्णता एकदम लेयर जैसा वो फ्लो करते रहता है हवा के साथ, और इसके अलावा प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान रखिएगा, मरीचिका जो उत्पन्न होता है वह एक और दो दोनों के कारण होता है, पार्थिव उष्णता और प्रकाश का परावर्तन। चलिए आगे देखिए यहाँ पे ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2 नंबर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि निम्न में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है? निम्न में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी, स्ट्रॉबी। तो इसका आंसर होगा एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु के बारे में जानते ही हैं। अरस्तु एक महान दार्शनिक थे और इनका संबंध रहा था यूनान से। अरस्तु एक महान दार्शनिक थे और इनका संबंध रहा था यूनान से। और अरस्तु के शिष्य का ही नाम क्या था? अलेक्जेंडर। सिकंदर का आपने नाम सुना होगा। ये सिकंदर जो था ये अरस्तु का ही शिष्य था। ठीक है, आगे चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन। तो देखिए यहाँ पे जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन। यहाँ पे दो बातों को ध्यान रखिएगा, एक आयतन और दूसरा घनत्व। एक आयतन और दूसरा घनत्व। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जल में एक गुण पाया, तो जल में आयतन और घनत्व। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो ये आयतन और घनत्व पाया जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन जो होता है वह क्या होता है? मिनिमम हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन मिनिमम होता है और घनत्व मैक्सिमम हो जाता है। घनत्व क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और इस 4 डिग्री सेल्सियस के ये जो घटना आप जो देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं असंगत प्रसार। ये जल के असंगत प्रसार के कारण ये आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयतन। तो आयतन यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम हो रहा है और 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि 0 डिग्री से 10 डिग्री जब हम लोग गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा? तो आयतन इसमें क्या होगा? पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। डी इसका आंसर हो जाएगा, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। चलिए 0 डिग्री जैसे 4 से आप देखिए यहाँ पे 4 डिग्री से नीचे जाएंगे 0 डिग्री, तो यहाँ पे आयतन क्या हो रहा है? 4 डिग्री से जैसे ही नीचे जाएंगे तो घटेगा और 4 डिग्री से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो फिर आयतन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए, और ये घनत्व में सीधे उल्टा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 6 नंबर। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक अनुभार का क्रम में बढ़ता है? उनकी ये यहाँ पे देखना है, सीरीज दिया हुआ है। इसमें आपको 2 चीज़ों को ढूंढ लेना। एक ढूंढ लेना है कि सबसे ज़्यादा अनुभार वाला हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन है और सबसे कम वाला कौन है। तो आइए सबसे ज़्यादा वाला देखते हैं, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। लगभग इथेन, मीथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन, और इसी का सीरीज सब में है। तो इस हाइड्रोकार्बन में ब्यूटेन को आप लोग देखे होंगे। ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10।
ठीक है। अब आइए यहाँ पे मीथेन का देखिए CH4 होता है, मीथेन का CH4 होता है। इथेन का क्या होता है, इथेन का क्या होता है, इथेन का क्या होता है C2H6, ये इथेन का हो गया। तो प्रोपेन का क्या होगा C3H8। देखिए सीक्वेंस CH4 C2H6 C3H8 और C4H10, यही सीक्वेंस है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन, ब्यूटेन का सबसे ज्यादा अनुभार होता है। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए इसमें 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु में उप कक्षाओं को भरने के क्रम में यह किस नियम के द्वारा निर्धारित होता है। ऑर्बिटल जो भरा जाता है, तो इस ऑर्बिटल में कौन से नियम के आधार पर यह भरा जाता है, तो इसका आंसर होगा हुंड का नियम। कौन सा नियम, हुंड का नियम। लेकिन इसमें एक बात और देखिए, ऑफ बाउ सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है, ऑफ बाउ सिद्धांत है। और ये जो ऑफ बाउ सिद्धांत में जो ऑर्बिटल जो दिखाया जाता है, ऑर्बिटल सीरीज जो दिखाया जाता है, ऑर्बिटल सीरीज ये आधारित होता है ऑफ बाउ सिद्धांत के आधार पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल, कॉपर सल्फेट का CuSO4 जानते हैं ये कॉपर सल्फेट का जलीय घोल CuSO4 का जलीय घोल अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जलीयकरण होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय नहीं है, एस्टेटिन, फैंसियम, ट्रीटियम, जर्कोनियम। तो इसका जो आंसर होगा ये नहीं में जर्कोनियम होगा, ये अस्थाई तत्व है। जर्कोनियम क्या है, अस्थाई तत्व है। जेडार आप देखते होंगे अस्थाई तत्व है। रेडियो सक्रिय में एस्टेटिन, फैंसियम और ट्रीटियम है। चलिए आगे देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए में रखता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए में रहता है। ऑप्शन है सेंट्रोओल, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो इसमें इस क्वेश्चन को देखिएगा, जो डीएनए जो होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तो ये डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड गोल्जीकरण में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और लाइसोसोम में भी होता है। तो इसका आंसर करेंगे हम लोग कि नहीं रखता है, तो सेंट्रोओल में नहीं रहता है। ठीक है, सेंट्रोओल में नहीं रहता है। चलिए 12 नंबर, नेत्रदान में नेतृत्व में कौन सा भाग दाता से लेकर प्रत्यार्पित किया जाता है। नेत्रदान में कौन सा भाग को दान में लिया जाता है, तो कॉर्निया को। किस भाग को, कॉर्निया को। 13 नंबर देखिएगा 13 नंबर, मेटास्टेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दवाओं के प्रभाव में आकर कोशिका तेजी से विभाजित होता है। रक्त अथवा लसिका तंत्र, और ये लसिका तंत्र जो देख रहे हैं ये हमारे शरीर को बनाने में अहम भूमिका निभाता है, लसिका कोशिका। तो रक्त अथवा लसिका तंत्र के माध्यम से कैंसर कोशिका अन्य क्षेत्र अथवा उस कोशिका में प्रसारित होता है। तो इसका आंसर यहीं पे मिल जाएगा कि रक्त अथवा लसिका तंत्र के माध्यम से कैंसर कोशिका अन्य क्षेत्र अथवा उस कोशिका में प्रसारित हो जाता है। इसे कहते हैं मेटास्टेटिस। और ये जो कैंसर जो देख रहे हैं इसका जो अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखिए यहाँ पे 14 नंबर, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब का मान प्रभावी होता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब का मान प्रभावी होता है, बढ़ता है, घटता है, सामान्य आता है, ज्ञात नहीं होता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो समुद्र की सतह पर होता है। ठीक है, समुद्र के तल पर होता है। देखिए 15 नंबर, डीएनए इनमें से कहां पाए जाते हैं, कोशिका के नाभिक में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ये कोशिका के नाभिक में भी डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट पेड़ वाले में देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट जो आपके क्लोरोफिल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरोफिल का प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, तो ये डीएनए तीनों कोशिका के नाभिक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में अवेलेबल होता है। चलिए आगे देखिए 16 नंबर, टीनिया पेडिस कवक से इनमें से कौन सा रोग होता है। टीनिया पेडिस फंगस है। ये फंगस ज्यादा पानी में रहने पर एड़ी के पास, ठीक है, एड़ी के पास क्या होता है, ये कवक जब आ जाता है तो एक बीमारी आती है जिसका नाम है हाथी पांव, एथलीट फुट। क्या नाम है, एथलीट फुट, एलिफेंट फुट भी से बोलते हैं, एथलीट फुट, ऑप्शन नंबर सी। और ये लाल बिलगन जो देख रहे हैं यह भी कवक के कारण ही होता है, लेकिन ये किसके प्लांट में होता है, शुगर के प्लांट में। जो शुगर केन जो होता है, गन्ना जो होता है, गन्ना में लाल बिलगन बीमारी मिलता है। ठीक है, आगे चलिए, खुजली भी जो आप देख रहे हैं यह भी क्या है, फंगस से ही होता है खुजली। और हैजा जो है ये बैक्टीरियल से होता है, बैक्टीरिया से बीमारी ये होती है हैजा। ठीक है, ब्रिवोवियो बैक्टीरिया इसका आंसर होगा। टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा टीवी चलाए जाने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग होता है, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, सूक्ष्म तरंग और रक्त तरंग।
तो इसका आंसर होगा डी, अवरक्त तरंग का। किसका? अवरक्त तरंग का। तो ये जो रेडियो तरंग से रिलेटेड, जो रेडियो तरंग से जो आता है, तो रेडियो तरंग में क्या होता है कि ये GHz यानी गीगाहर्ट्ज में आता है। और गीगाहर्ट्ज जो होता है ये दृश्य प्रकाश, गीगाहर्ट्ज जो है वो दृश्य प्रकाश, ध्वनि तरंग और सूक्ष्म तरंग पर यह प्रसारित नहीं होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी कारण इसका जो आंसर क्या होगा? अवरक्त तरंग। क्या होगा? अवरक्त तरंग। चलिए आगे देखिए 18 नंबर। खानों यानी माइंस में, माइनिंग सेक्टर में जो ब्लास्ट होता है, माइनिंग सेक्टर में जो ब्लास्ट होता है, इस ब्लास्ट जो होता है ये किसके मिलने से होता है? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का एसिटिलीन से, मीथेन का हवा से, कार्बन डाइऑक्साइड का इथेन से। सी, मीथेन का हवा से। नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर। निम्न खनिजों में से कौन सा काफी कठोर एवं तन्य है? जितना वो हार्ड है उतना ही फ्लेक्सिबल है, वह है नाइक्रोम। कौन सा? नाइक्रोम। देखते होंगे हीटर वगैरह में यूज किया जाता है इसको। 20 नंबर देखिए कि एल्युमिनियम के सतह पर अक्सर एनोडाइज्ड, एल्युमिनियम के सतह पर अक्सर एनोडाइज्ड हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि क्रोमियम ऑक्साइड के परत पर क्रोमियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्रोमियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। बताइएगा आप अगर लास्ट तक देखे हैं तो कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। कोई सुझाव है तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे कंटिन्यू, तो हम वीडियो बना ही रहे हैं STET और PPSC को लेके। आप प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिए। आप इतना मान के चलिए कि अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका NCERT SCERT कंप्लीट रहेगा और आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। तो बिल्कुल मिस ना करें, लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब, अगर नहीं आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सुझाव को आप जरूर कमेंट में लिखिएगा ताकि अगर कुछ चेंज करना होगा तो मैं कर लूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।